Hello everyone, welcome back to the channel शिक्षा with Diksha. So on viewers demand अब एक क्विक रिवीजन होने वाला है रात को कि जिससे हमारा सारा जो भी हमने अभी थ्रू आउट द डेज जो भी हमने पढ़ा है प्रिपरेशन के लिए वो सब एक तरीके से रिवीजन हो जाए. आई ट्राइड ऑल्सो कि कुछ मैं निमोनिक्स रख सकूं. कुछ कुछ अच्छे बने हैं निमोनिक्स, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े बने हैं. बट मेरा जो पर्पस रहेगा कि मैं आप सबको पूरा अच्छे तरीके से समझा सकूं, वो पूरा पूरा कर दूंगी. दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. वो आपको पूरा पूरा सबको समझ आ जाएगा, रिवीजन अच्छी हो जाएगी. और इतनी मैं गारंटी लेती हूँ कि जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी आपको काफी चीजें याद भी हो जाएंगी. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड बिजनेस एथिक्स. इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, फ्लो चार्ट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बता रखा था, वो वाली वीडियो देख लेना. बट आपको पता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, एक तरीके से समझदारी होती है कि हमें लॉ की कितनी समझदारी है. ठीक है, बिजनेस एथिक्स में तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बिजनेस मैनेजमेंट का कुछ भी क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो वी कैन यूज द CRDG. ठीक है, क्रेड जी से ज्ञात कर सकते हो आप. और इसमें से कंप्लायंस होना चाहिए, रिस्क रिडक्शन होता है इससे, गवर्नेंस होती है, और डिस्प्यूट का भी अगर कुछ हो जाए तो उसका भी रेजोल्यूशन मिल जाता है. यूनिट 2, इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है 3L2COF. उसमें क्या क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली. ऑफर होना चाहिए, साथ में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, लीगल रिलेशंस एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट शायद दो बार ही हो गया, तो इसको मैं ऐसे हटा देती हूँ. और ये हो गया हमारा 2L 2C 2COF. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ऑफर एंड प्रपोजल की अगर डिफिनेशन आए, या उसके लिए बताया कि जैसे आप इसमें ना फैक्टर्स करके, फीचर्स करके, कैरेक्टरिस्टिक्स करके, डिफाइन के बाद ये सब हेडिंग्स डाल के आप ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो. उससे भी आपका अच्छा खासा आंसर जो है रेडी हो जाएगा. तो ऑफर एंड प्रपोजल, इसके लिए नोमोनिक जो है वो अच्छा है LICC. ठीक है, तो इसकी आपको याद हो जाएगा जैसे ठीक है. तो इसके लिए क्या है कि लॉफुल होना चाहिए आपका जो भी ऑफर है, इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी जो भी पार्टीज होल्डर्स हैं उनको कंप्लीट करने की. ठीक है, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, और उसमें कुछ सर्टेनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगी बस हवा में बातें हो रही हैं. कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन के लिए नमोनिक बनाया है PSLF. ठीक है, तो कंसिडरेशन में पास्ट समथिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू रखनी चाहिए उस पार्टी के लिए कि भैया कुछ मतलब वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी मन से बना दिया, कुछ रख दिया और उसकी कोई वैल्यू नहीं है. लॉफुल होना चाहिए, फ्यूचर एंड प्रेजेंट भी अवेलेबल होता है. ठीक है, अब इसमें मतलब फ्यूचर की बात की जाती है. ठीक है, और गोल्डन रूल इसमें क्या है कि नो कंसिडरेशन मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा. कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के लिए निमोनिक बना है MUS. MUS में यहाँ पर आप ये भी आप मस्त करके याद कर सकते हैं. ठीक है, इजी याद हो जाएगा. तो इसके लिए क्या है कि पार्टी को क्या नहीं होना चाहिए? माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और स्टैट्यूटरी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चलना होना चाहिए. ठीक है, फ्री कंसेंट की अगर डिफिनेशन आएगी तो उसके लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं? CMFUF. और इसमें क्या होना चाहिए भी कि द कंसेंट शुड बी फ्री फ्रॉम कोercion. कोercion आपको पता है कि एक तरीके से धमकी वगैरह वाली बात, मिस रिप्रेजेंटेशन कि बताया कुछ और करा कुछ, फ्रॉड मतलब वही कि कहते हैं धोखाधड़ी, अनड्यू इन्फ्लुएंस की कंपेल करने की कोशिश करना, फैक्ट मिस्टेक कि आपने गलत ही चीज बताई. ठीक है, वर्ड अग्रीमेंट्स में क्या है? क्या निमोनिक हो सकता है? WPUG. ठीक है, W से वेजरिंग. वेजरिंग आपको पता है जो भी सट्टे वगैरह वाली चीज ही होती है, एंड बेटिंग भी वही है. वो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए. अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. गैम्बलिंग एग्रीमेंट्स नहीं होना चाहिए. रेमेडीज फॉर द ब्रीच क्या क्या हो सकता है? DDSIQ, डैमेजेस,
डैमेजेस इन स्पेशल केसेस वो मैंने डिस्कस किया था पीवाईक्यू में भी और अपनी वीडियोस में भी। ठीक है, स्पेशल परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है एज अ कंपेंसेशन। इंजेक्शन हो सकता है, इंजेक्शन इज समथिंग जिसके लिए कोर्ट इंटरफेरेंस करता है और उसके या कुछ चीज के लिए रिफ्रेन करता है कोई चीज, तो वो हमारी इंजेक्शन में आ जाती है। क्वांटम मेरिट मतलब उसको कंपेंसेशन जो हमें देना होता है। ठीक है, और अब आ जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में निमोनिक हमारा है एमजीपीटीपी। एमजीपीटीपी में कि जो भी गुड्स होने चाहिए वो कौन से गुड्स हैं जो जिसके लिए ये एक्ट बनाई है। एक तो मूवेबल गुड्स होने चाहिए, ठीक है, क्वांटिटीज या गुड्स जो होने चाहिए वो एक तरीके से मतलब आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही चीज है ये यूनिक है, नहीं, नॉर्मल गुड्स आने चाहिए। प्राइस उसकी होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल होना चाहिए। पार्टीज उसमें कौन कौन से होने चाहिए, बायर एंड सेलर होने चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशंस में क्या निमोनिक बनता है, TDSMF टाइटल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप देने वाले हो तो टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सेलर के पास ही रह गया और उसने बोला इसको यूज करो, नहीं भाई, उसका पोजीशन और टाइटल भी आप चेंज करोगे और उसका ऑनर परचेजर बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चीज होनी चाहिए, सैंपल के अकॉर्डिंग चीज होनी चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। जिस पर्पस के लिए खरीदी जा रही है वो पर्पस तो एटलीस्ट उससे होना ही चाहिए। फिटनेस फॉर द पर्पस होना चाहिए। दोनों चीजें सेम आती है कि मतलब जो सी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है वो फिलफिल होनी चाहिए। मर्चेंटेबल में आता है फिटनेस मतलब कि वो सूट करना चाहिए। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन जिस तरीके से था, मतलब एग्जांपल यहाँ पे एक देने के लिए, जैसे स्टॉप वर्किंग हो गई थी तो उसमें हमारी दिक्कत क्या हो गई थी कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी इशू हो गया था और फिटनेस फॉर द पर्पस भी नहीं था, क्योंकि उससे एक रेफ्रिजरेटर से एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि वो कूलिंग करेगा और हमारे जो भी बेवरेजेस से फूड है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, राइट ऑफ द बायर क्या है, उसका निमोनिक है RRD, विच इज रिजेक्ट गुड्स, रिफंड या डैमेजेस। यही जो है जनरली राइट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया, या तो रिजेक्ट कर दे जाए गुड्स को, ठीक है, या रिफंड, सॉरी यहाँ पे रिजेक्ट ना आके रिपेयर होगा, सॉरी मैं एक बार से ठीक कर देती हूँ, रिपेयर या दोनों चीज हो सकती है, रिप्लेसमेंट। अगर वो दोनों चीज पॉसिबल नहीं है तो रिफंड कर दे, और रिफंड नहीं हो पा रहा तो डैमेजेस मतलब यहाँ पे डैमेजेस की कंपेंसेशन कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर की क्या क्या राइट्स हैं, ये उसको पैसे नहीं मिले बेचारे के, जरूरी थोड़ा है कि हमेशा परचेजर ही विक्टिम हो सकता है, सेलर भी विक्टिम हो सकता है। तो उसके लिए है SLR, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। भैया वो जो अभी तक डिलीवरी चीज नहीं हुई है उसको डिलीवरी बीच में ही रोक सकता है, लेन कर सकता है और उसके बाद रीसेल भी कर सकता है कि भैया नहीं, मेरे से पैसे नहीं मैं निकलवा पा रहा तो रीसेल कर दो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसका निमोनिक है PPC। P stands for promissory note, B stands for bills of exchange, C stands for check। ठीक है, और इसमें क्या है कि भाई प्रॉमिसरी नोट में एक तरीके से जो हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है वो होती है आई विल पे, ठीक है, या आई विल एंश्योर टू पे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, यू पे हिम, मीन्स वी आर ऑल्टरिंग समबडी एल्स टू पे समबडी एल्स एज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, और चेक में क्या होता है कि वी ऑर्डर टू बैंक टू पे पर्सन सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पे बैंक पे हिम। ठीक है, चेक क्रॉसिंग में क्या क्या है, उसके लिए निमोनिक है GSA। कितने टाइप की हो सकती है, जनरल, स्पेशल एंड अकाउंट पे। एंडोर्समेंट क्या होता है, आपको पता है एंडोर्समेंट क्या होता है, तो उसके लिए निमोनिक है PFRQ, कि भैया ब्लैंक एंडोर्समेंट हो सकता है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, फुल जैसे ये चीज उसमें लिखी हुई है रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी कि भैया इसको नहीं है, क्वालिफाइड मतलब उसमें हमने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। डिसऑनर में क्या होता है, डिसऑनर का क्या है निमोनिक, आपको पता है डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या किस तरीके से होता है, वो ISCS, इनसफिशिएंट फंड्स था, मतलब चेक का, ठीक है, सिग्नेचर मिसमैच हो गए, क्लोज अकाउंट था या स्टॉक पेमेंट करा दी गई। पार्टनरशिप में क्या है, राइट ऑफ द पार्टनर्स। राइट ऑफ द पार्टनर्स में क्या क्या होना चाहिए भैया, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, PPSM, प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टिसिपेशन, सैलरीज भी होनी चाहिए अगर अग्रीमेंट है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो भी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से सैलरी या कंपनसेशन भी होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट। ठीक है,
लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है, लाइबिलिटीज में क्या है, जॉइंट, अनलिमिटेड एंड फिड्यूशियरी ड्यूटीज, कि मतलब जॉइंट लाइबिलिटी वो होती है अनलिमिटेड और फिड्यूशियरी जो भी जिस तरीके से ड्यूटीज असाइन की गई है एट द टाइम ऑफ, मतलब जो भी हमने पार्टनरशिप में एक्ट किया, में किया था, कॉन्ट्रैक्ट सेटअप किया था, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, तो इसका निमोनिक है IEN। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज उसकी होनी चाहिए, और उसका कोई भी मटेरियल रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। रोल उसका किस तरीके से होना चाहिए, उसका निमोनिक है याद करने का, प्रोटेक्शन करता है वो कंपनी की, रिस्क मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट को रिव्यू करता है एंड बिल्ड द ट्रांसपेरेंसी इन फ्रंट ऑफ द अदर स्टेक होल्डर्स, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी रहती है, ठीक है। अब आ जाता है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट में एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, निमोनिक CBPT, ठीक है। कार्टेल्स हमने पता था ग्रुप्स में जो करते हैं, बिड रेकिंग, प्राइस फिक्सिंग एंड टाइन अरेंजमेंट से हमने सब तरीके से पढ़ा था, तो ये हमारे एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं कि भैया हम ग्रुप में रह के काम करेंगे, हमारी कोई कंपटीशन वैसे नहीं होगी, ठीक है। सो ये एग्रीमेंट्स के टाइप्स थे। अब्यूज ऑफ द डोमिनेंस, अब्यूज ऑफ द डोमिनेंस है इसका निमोनिक है PUPS, predatory pricing, unfair conditions, price discrimination and supply restrictions, ठीक है। कि किस तरीके से हम डोमिनेंस किया जाता है एक्चुअल में, ये सारे जो भी कार्टल्स वगैरह या ग्रुप में करने के बाद ये अदर जो भी मार्केट होती है उसको किस तरीके से करते हैं, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर देते हैं, अनफेयर कंडीशंस लगा देते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ठीक है। कंपटीशन कमीशंस फंक्शंस, सो इसका निमोनिक है IPI, इन्वेस्टिगेट, प्रिवेंट एंड इंस्पायर। पेनल्टीज किस किस तरीके से लगाई जाती है, FPD किस किस तरीके से होगी, ये तो हर जगह ही आप पूरे उसमें यूज करोगे कि फाइन्स, पेनल्टीज एंड डायरेक्शंस, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसका निमोनिक है SIRRICE, तो इसका है कहते हैं सेफ्टी तो रिक्वायरमेंट होती है। देखो निमोनिक के बिना मुझे लगता है नहीं इतना याद करने की जरूरत है, क्योंकि जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, जितने भी मैंने वीडियोस डाली हैं, उन सब में इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि पॉइंट्स आर इटसेल्फ अंडरस्टैंडेबल और उसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी रिवीजन चाहिए तो मैं बोलूंगी दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो। अगर आप इसको 2 से 3 बार भी कर लोगे ना, आपको हर एक चीज एकदम ऐसे रिवाइज हो जाएगा कि हाँ ठीक है ठीक है, मतलब जैसे कि अब आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको ये वीडियो चलानी है, आपको सारे कंसेप्ट से वर्ड्स पढ़ते साथ ही या मेरे आवाज सुनते साथ ही याद आने लग जाएगा, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। सो इट्स जस्ट अबाउट दिस, मतलब इसका सिर्फ यही पर्पस है इस वीडियो का, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो इसमें क्या, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, redressal, representation, information, consumer education and environment, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है, ठीक है। सारी चीजें इसमें आ गई। कंज्यूमर कमीशंस, क्या किस किस लेवल के कंज्यूमर कमीशंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की निमोनिक है 3M या MMM, मैन्युफैक्चरर, मार्केटर एंड मर्चेंट लेवल पे होती है लाइबिलिटी। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले चैप्टर में शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या क्या है, DVDI, उसको उनको एक तो पहले डिविडेंड मिलता है, एक वोटिंग राइट उनके पास होता है, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन होता है, मतलब दे कैन टेक डॉक्यूमेंट्स, मतलब व्यू कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उनके पास लेने का राइट होता है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट में क्या है, इंश्योरेंस एक्ट में LICS, ठीक है, लाइसेंसिंग आ गया। कोई किसकी बात है, ये IRDAI की है, ठीक है, कि वो लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हैं किसको, इंश्योरर को, इंश्योरेंस रेगुलेशन करते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, सॉल्वेंसी चेक करते हैं, ये सब इनके काम है। वही यहाँ पे फंक्शंस में भी आ गया LCSPM, लाइसेंसिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सॉल्वेंसी मॉनिटरिंग, प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। फेमा एंड फेरा, फेमा के ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या निमोनिक बन सकता है, TIFS, ट्रेड का प्रमोशन था, ऑब्वियसली देवर एनकरेजिंग द ट्रेड, मतलब जो भी आउटसाइड फॉरेन एक्सचेंज था, ये सबको वो प्रमोट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन उन्होंने किया, फॉरेक्स स्टेबिलिटी इन्होंने इंक्रीज करी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ जो भी रूल्स थे उसके सिंप्लीफाई किया, ठीक है। एक तरीके से याद करने के लिए आपके दिमाग में एक छाप बन जानी चाहिए कि जहां फेरा देखो, सो इट इज समथिंग टू गिव द फियर वाइब्स, मतलब नहीं भैया डरा के कंट्रोल करके रिस्ट्रिक्ट करके रखना था। फेमा में क्या था, फ्रीडम दी, छोड़ दी भैया, हाँ जाओ फिर ऐश करो, ठीक है, वो वाली चीज। और यूनिट 11 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंटेबिलिटी, इसका निमोनिक है NII, नोवेल्टी, मतलब कोई भी न्यू चीज होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी, इट मस्ट नॉट बी, आई विल से, इट मस्ट नॉट बी डिस्कवर्ड अर्लियर,
जब भी आप उस रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो इंसेंटिव स्टेप होना चाहिए, उसका स्टेप इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, कुछ इन्वेंशन ही किया हो आपने, और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर यूटिलिटी ही नहीं होगी, जो आपने इन्वेंशन किया है उस चीज की वैल्यू ही नहीं होगी, तो कोई भी कॉपी करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, कॉपी करने की कोशिश नहीं करेगा तो ये पेटेंट जैसी चीज आएगी ही नहीं, कुछ ठीक है, कोई कंपटीशन ही नहीं आएगा। और अगर ये सब चीज नहीं है तो इसलिए ही कहते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी इज अ मस्ट। ठीक है, और फिर ट्रेडमार्क सिमिलरिटी टेस्ट में कि भैया किस तरीके से हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडमार्क लोग कॉपी करते हैं, सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं। तो विजुअल लेवल पे होता है, फोनेटिक लेवल पे होता है, स्ट्रक्चर लेवल पे होता है, नेचर ऑफ गुड्स के लेवल पे होता है। ठीक है, मतलब कि फिजल में लोगो सेम करके दिखा दिया, फोनेटिक में जो ब्रांड नेम है वो कुछ ऐसा राइमिंग वर्ड सा रख लिया, स्ट्रक्चर में कुछ उसके जैसा ही दिखने जैसा स्ट्रक्चर कर दिया, नेचर ऑफ गुड्स उसके जैसे कर दिए, दिस इज काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, पेटेंट रेमेडीज क्या क्या है कि भैया जो भी डैमेजेस हुए हैं उसके भैया बियर कर लो भैया, ये कंपेंसेट कर दो। इंजेक्शन में वही वाली बात आ जाएगी जिसमें कोर्ट इंटरफेयर करता है एंड रिस्ट्रिक्ट टू दैट पर्सन कि भैया आप ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते हैं। एंड अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स, मतलब जहां जितने भी आपने प्रॉफिट्स किसी ओरिजिनल ब्रांड के नाम पे या उसकी कॉपी करके कमाए हैं वो आपको सब कुछ सरेंडर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये फर्दर हमारे कुछ मैंने ऐड करे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, पासिंग ऑफ पेटेंट, इंफ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क टेस्ट वही वाली बात आ गई, विजुअल सिमिलरिटी, फोनेटिक सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, नेचर ऑफ द गुड्स। पेटेंट पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में नॉवेलिटी, इंसेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। पेटेंट रेमेडीज में वही दिया हो गया कि डैमेजेस, इंजेक्शन, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। आई गेस ये रिपीट ही हो रहा है सारा, अगर कुछ नया दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ। लीगल सिस्टम्स, ये दिस समथिंग मतलब जो न्यू है, तो इसका निमोनिक है CCRS। कॉमन लॉ आपको पता है क्या है कि भैया जिसमें हमेशा इवोल्यूशन का स्कोप होता है कि भैया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू सिचुएशन इट मे वेरी। सिविल लॉ में भैया नहीं, जो भी हमने कोर्ट्स या जो भी चीजें पहले लिख दी गई है उसी के हिसाब से चलता है। जैसे कि भैया जो सिद्धांत में लिख दिया भैया हमारे दादा परदादा ये करते थे तो यही ही करना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है, रिलीजियस मतलब कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया वही मानेंगे। सोशलिज्म में हाइब्रिड होता है कॉमन लॉ और सिविल लॉ का, बट इसका मेन जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि इकोनॉमी जो है वो हमारी बिल्ड अच्छे हो सके। सो क्विक रिकॉल के लिए कॉमन में हमारे कोर्ट डिसीजन है, इसमें कोडिफाइड लॉज है। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट डिसीजन मतलब कि कोर्ट में जो जज है, ठीक है, उसका डिसीजन है। इसमें ये कोडिफाइड लॉ जो लिखा हुआ है भैया वही होगा, रिलीजियस टेक्स्ट है और यहाँ पे स्टेट कंट्रोल लेवल पे है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आई विल पे, यू पे, बैंक पे, आई हैव डिस्कस दिस थिंग, ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, ये भी चीजें हो चुकी हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ ब्रीच, तो किस तरीके का होता है एक्चुअल ब्रीच की, मतलब जिस टाइम पर उसको एग्जीक्यूट करना था, वो जो भी एक्शन था, जो भी हमारा प्री कहते कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक एक्शन डिसाइडेड था, जो उसको जिस टाइम पे करना था उसने उस टाइम पे नहीं किया। एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है कि उससे पहले ही इन एडवांस ही दैट पर्सन हैज इन्फॉर्म मी भैया ये मैं सो एंड सो रीजन की वजह से नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिव्यू मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्वालिफिकेशन क्या होती है, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड नो मटेरियल रिलेशनशिप। ये वीडियो बार बार देखना, मैं बता रही हूँ सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और कंडीशन वर्सेस वारंटीज में क्या है कि कंडीशन जो होती है हमारी कोर होती है, वारंटी हमारी एक तरीके से सपोर्ट के लिए होती है। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, रेमेडीज भी हम कर चुके हैं। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से करना। और इस वीडियो को बार बार देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इवन आई विल बी सेइंग कि आप इसे सुबह भी रिवीजन के लिए देख लेना, काफी अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।